रश्मि जी। नमस्कार। नमस्कार। अपराजिता समूह पे आने वाले सभी माननीय सदस्यों का और मंच आसीन आदरणीय मनोज दादा का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस साहित्य की कार्यशाला में आए हैं। किसी भी काम को, साहित्य के काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले सरस्वती वंदना की जाती है। तो माँ सरस्वती की वंदना में मेरे कुछ अपने भाव हैं जो मैं आप सबको सुनाना चाह रही हूँ। हे शारदे माँ वरदे वरदे, हे शारदे माँ वरदे वरदे, वीणा वादनी स्वर दे, हे शारदे माँ वरदे वरदे, अज्ञानी हूँ आई शरण में, अज्ञानी हूँ आई शरण में, नतमस्तक हूँ तेरे चरण में, ज्ञान का भंडार भर दे, हे शारदे माँ वरदे वरदे, वीणा वादनी स्वर दे, हे शारदे माँ वरदे वरदे। अब मैं आदरणीय मनोज दादा से आग्रह करूंगी कि आप हमारी कार्यशाला को शुरू करें। आइए मनोज दादा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सभी का। दादा आरंभ करें उससे पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। रश्मि जी, स्वागत है इस पटल पर। हमारे आज के जो कार्यशाला के जो निर्देशन कर रहे हैं परम आदरणीय मनोज श्रीवास्तव, इंजीनियर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी का। आपने पटल पर यहाँ पर हम सब अपराजिताओं को मार्गदर्शन देने की जो स्वीकृति दी है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपका जो व्यक्तित्व है वो सभी को पता है, ज्ञात है सभी को कि कितना बहुमुखी है। आपने इंजीनियरिंग करते हुए और डॉक्टरेट ली इंजीनियरिंग में, उसी के साथ साथ आप एचएएल में आप प्रबंध पद पर कार्यरत रहे, और उसके साथ ही साथ आपने वहां से साहित्य क्षेत्र में जितना अच्छा काम किया, और आपने इतने सुंदर काव्य रचनाओं के साथ साथ अपनी जो पब्लिकेशंस है, आपकी 11वीं पुस्तक में अगर त्रुटि नहीं कर रही तो शायद पब्लिकेशन में है इस समय जो आने वाली है। और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने साहित्य के जो आने वाली पीढ़ी थी उनको भी दिया है। तो आज आपने ये विनय हम लोगों की स्वीकार की, इसके लिए अपराजिता आपका आभारी है। और हम चाहेंगे अब बिना विलंब के आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में कार्यशाला आरंभ हो। सभी का पुनः स्वागत करते हुए दादा। हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि एक जमाने पहले हमारे बड़े बेटे ने हमसे एक सवाल किया कि पापा कविता क्या होती है। मैंने उसको बताने के लिए और खुद को समझाने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी कि यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, गीत बही खाते कहलाते, शब्दकोश कविता कहलाता। क्या बात। बहुत तो कविता न तो शब्दकोश है न टेलीफोन डायरेक्टरी है, तो कविता है क्या। 4 लाइनें और देता हूं कि जन जीवन का आधार सतत वह ज्योति पुंज सविता ही है। सविता माने सूरज। जन जीवन का आधार सतत वह ज्योति पुंज सविता ही है, बंजर उपवन करने वाली जलधार सलिल सरिता ही है, जो राह दिखाती युग युग से आक्रांत क्लांत मानव मन को, घनघोर तिमिर में आशा की वो एक किरण कविता ही है। वो एक किरण कविता।
कविता लिखने के लिए कुछ बहुत बेसिक चीजें चाहिए। जी जैसे कविता लिखने के लिए आपको भावुक होना पड़ता है, बिना भावुकता के कविता नहीं आएगी। आपके पास शब्द संग्रह अच्छा होना चाहिए और कैसे भावनाओं को व्यक्त करें ये भी आना चाहिए आपको, और कितने समय में हमको ये बात कहनी है इसका ध्यान रखना चाहिए। कविता पढ़ना और कविता सुनाना दोनों बराबर जरूरी हैं। अगर आप कविता सुनेंगी, पढ़ेंगी तो आप कविता लिखेंगी, और कविता लिखेंगी तो इसकी छोटी छोटी शुरुआत, जैसे कोई एक शब्द, जैसे मैं एक शब्द आपको देता हूं जी जिसके ऊपर आप कुछ लिख के बताइएगा, जी और वो शब्द आपके बीच का है, उस शब्द को कहते हैं अपराजिता। क्या बात। तो अपराजिता के ऊपर अगर आप में जो भी मन में आए वो लिख सकते हैं। और कविता में वो चीजें आती हैं जो बड़ी बड़ी कहानियों में, किस्सों में मुश्किल से आ पाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक पक्षी का वध हो रहा था, क्रौंच पक्षी का, जी और उसके गले से करोड़ जो कराह निकल रही थी, उसको एक ऋषि ने देखा और उनके अंदर से कविता उपजी, जिसको हम आप सब रामायण कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो कविता अपने आप में एक सशक्त हथियार है, लेकिन अगर किसी ने सुना तो, नहीं सुना तो बात खत्म हो गई। अब जैसे एक शब्द और मैं आपको देता हूं, सोचिएगा इस पर। 30 फरवरी, कुछ बोल सकते हैं आप? कोई बोलिए 30 फरवरी पर। कोई 30 विशेष फरवरी पर कुछ बोलिए। विशेष दिवस। विशेष दिवस। जी और भी कोई बोलेगा? कभी ना आने वाला दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, कभी ना आने वाला दिन। लेकिन इसके ऊपर भी कविता लिखी जा सकती है। जी जी जी, बहुत बहुत आप विशेष। लोग प्रयास कीजिएगा कि इस पर कुछ लिखें, और फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने भी 30 फरवरी पे क्या लिखा है। हाँ कविता के विभिन्न आयाम हैं। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको कि एक बहुत बड़े फिलासफर ने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी। उस जमाने में चिट्ठी चलती थी कि मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूं और वहां आकर के मैं भाषण दूंगा, तुम सुनने आना। तो उसने चिट्ठी में जवाब दिया, कह रहे भाई मुझे मालूम है कि आप क्या बोलोगे। तो इसने मन में सोचा कि जब मुझे ही नहीं पता है कि मैं क्या बोलूंगा, क्या सब्जेक्ट है, तो इनको कैसे पता है। तो उन्होंने कहा कि बताइए। कहने लगे ठीक, मैं ऐसा करता हूं, आपको लिखित में देता हूं कि आप क्या बोलोगे, लेकिन अर्थ यह है कि आप भाषण के बाद हमारे कागज खोलोगे। वो आया, उसने अपना भाषण दिया, खूब भीड़ जुटी। उसके बाद उसको उत्सुकता थी कि हमारे मित्र ने क्या हमको लिख के दिया है, एक एक शब्द उसमें कह रहा है तुम्हारे भाषण का है। जब उसने कागज की पोटली खोली तो उसमें से शब्दकोश निकला, और उसके साथ में एक लाइन लगी हुई थी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इसमें नहीं। तो शब्दकोश का भंडार आपके पास है, आप उसको लेकर के प्रयास कीजिए। कविता के विभिन्न रूप हैं। गीत है, गजल है, दोहा है, चौपाई है, महाकाव्य है, लघु कथा, ये सब कविता के भाव हैं। हम एक एक चीज लेके चलेंगे। जैसे गीत, आप में से कोई लोग गीत लिखते हैं? कोई गीत लिखता है आप में से? जी लिखते हैं हम लोग, जी जी लिखते हैं। बहुत बढ़िया। गीत किसे कहते हैं? जो लय सुर ताल में आए और जिसे गाया जा सके। हाँ बोलिए। जिसे सुर में गाया जा सके। जो गेय हो वो गीत है।
जी। जिसको गा नहीं सकते पढ़ सकते उसे कविता है, वो अतुकांत है। अतुकांत भी कविता होती है, लेकिन जिसको कंठ स्वर से गाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे मैंने अपनी पहली किताब में, दूसरी किताब में लिखा था कि दुखों में साथ जो देता उसी को मीत कहते हैं। दुखों में साथ जो देता उसी को मीत कहते हैं, जो दोनों ओर से पनपे उसी को प्रीत कहते हैं, और किसी कवि के बुझे टूटे हुए मन के हिमालय से जन्म जो पीर लेती है उसी को गीत कहते हैं। क्या तो ये गीत अपने आप में एक सक्षम विधा है। सरस्वती वंदना भी आपने की, एक रोचक प्रसंग याद आएगा। मैं भी 40 साल मैंने संचालन किया है, तो वाणी वंदना से खूब वाकिफ हूँ। लेकिन कानपुर शहर में एक आयोजन होता था होली वाले दिन, भीगे हुए रंग में। तो हम जब वहां गए तो हमारे मित्र से, अब तो रहे नहीं दुनिया में, उन्होंने कहा कि संचालन आप ही को करना है। हमने कहा यार हास्य व्यंग का कार्यक्रम है। बोलो नहीं, हम आपकी वो जानते हैं ग्रेविटी। तो उस भरे हुए माहौल में 4 पंक्तियां जो निकली, कहता हूं कि माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो दे नित सोने का अंडा। माँ हमको ऐसी मुर्गी दे जो नित दे सोने का अंडा, इसी चाह में भाग रहे हैं सब कवि लेकर अपना झंडा। और काव्य सुधा सरिता में गोते खूब लगाओ बिना दक्षिणा, सिर्फ तालियां खूब बजाओ कहता है संचालक पंडा। तो अच्छी लगी हो तो तालियां बजाइए। और अलग अलग विधाएं हैं, गजल है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, किसने किसने कितना लिखा है। आप क्या क्या लिखते हैं बताइए एक एक करके कि आप क्या लिखती हैं निवेदिता जी। मैं मूलतः तो वही शुरुआत तो सभी छंदमुक्त से ही करते हैं, फिर उसके अच्छा। बाद मैं दोहा, मुक्तक, गजल, गीत सभी पे प्रयास करती हूँ। हाइकू भी लिखे हैं और उसके शायरी भी लिखती हूँ, मतलब बहुत सी चीजों क्या में लिखती कोशिश हैं? करती। शायरी, शायरी एक शायरी क्या जापानीज होती है? विधा, शायरी एक जापानी विधा है। उसमें हाइकू, आप हाइकू हाइकू के की? अलग, हाइकू एक अलग है और शायरी अलग विधा होती है। अच्छा देखिए, ठीक। कार्यशाला में एक नया शब्द मिला, साइली। मैंने भी पहली बार सुना। हाइकू तो जा- मैंने भी लिखा और पढ़ा है। नहीं, साइली सुना है, हाइकू भी सुना है, हाँ। और लिखा भी है। हाइका भी। फेसबुक पे जो आते हैं थोड़ा बहुत लिखने के लिए, तो हाँ। उसमें देते हैं कि आप साइली विधा में लिखिए या हाइकू विधा में लिखिए। अच्छा अच्छा। तो जी, हाइगा भी इसमें होती है, हाइगा पर भी लिखा है। हाइगा, हाँ, हाइगा वो आप चित्र बताइए पर नीति लिखी जी, जाती हाइगा है। बहुत जी। सुंदर लगता आप बताइए आप क्या लिखती हैं? जी, मैंने अभी शुरुआत की है और हाँ, मैं गीत लिखती हूँ। गीत, जी। बहुत बढ़िया। और अनुपमा जी के बरखा बारे जी। में तो कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, नहीं, मैं जी, नाम ले देती अनुपमा हूँ दादा, सब आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहे होंगे। बरखा जी। हाँ। बरखा अच्छा जी बताएंगे। है। बरखा जी क्या जी लिखती हैं नमस्कार। बताइए। मैं नमस्ते। गद्य, नमस्ते सर, मैं गद्य और पद्य दोनों लिखती हूँ। अच्छा अभी तो शुरुआत है, लिखना ही शुरू किया है। वैसे तो मुक्तक में जो चलता है, दोहा कोशिश कर रही हूँ, मगर अभी मेरी बहुत अच्छी पकड़ नहीं बनी है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि हमने संस्कृत से पीढ़ी के, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे काव्य में अलंकारों का भी थोड़ा सा हो मिश्रण। और अलंकार है, रस है, छंद है, तो थोड़ा सा उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस में है। और गद्य भी लिखती हूँ, और मुझे दर्शन और आध्यात्म पे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। संध्या आप जी। बताइए दिव्या जी। दिव्या, हाँ दिव्या बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है इसमें, है ना। और मैंने बस अभी अभी समझ लीजिए लिखना शुरू किया है, और कुछ भी पता नहीं है मुझे क्या लिखना है। अब शायद इस
अच्छा। वर्कशॉप से मुझे पता चलेगा कि मैं लिख क्या रही हूँ। ग्रामर अब समझ में आएगी। हाँ, अब सही ग्रामर बोला। समझ में आ रही है। और श्वेता जी आप क्या लिखती हैं? दादा श्वेता, प्रणाम। हैं? खुश पहले तो रहिए, प्रणाम आपको। खुश रहिए। दादा मैं काव्य सत्य साहित्य यात्रा की पंजीकृत सदस्य हूँ, तो हम लोग को रोज एक विधा दी जाती है, तो हर विधा पे हम लोग लिखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। जी, तो हर विधा पे हम लोग का अभ्यास कराया जाता है, तो हम्म, उस पे मुझे इसलिए हर विधा आती है। तो बहुत बढ़िया अभ्यास है। करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं वो मालूम पड़ जाती हैं हम लोग को। अभी आप लोगों ने और भी कोई हैं आपके बीच में जिनकी तस्वीर नहीं आ रही है? हाँ दादा, लिस्ट में है, मैं नाम ले रही हूँ। संध्या जी, अच्छा, जैसे अभी आप लोगों ने अनम्यूट एक नाम करिए। लिया, संध्या अनम्यूट करिए। हाँ संध्या जी। जी जी। बहुत 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 अभिवादन दादा आपका। और जहां तक लिखने की बात है तो ये अभी हमारी बहुत हल्की सी शुरुआत है और कोई हाँ, खास शैली में नहीं लिखते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में जो खड़ी बोली होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, लगभग बहुत मैंने उस बढ़िया। शैली में लिखा है। अंजू जी, अंजू अग्रवाल। नमस्कार आप सभी को। मैं नमस्कार। सर मैं पहले कभी नहीं लिखती थी, अब राजिता ज्वाइन करने के बाद अपने साथियों को देख देख के थोड़ी प्रेरणा मिली है, तो अभी मैंने बस शुरुआत की, एक आध कविताएं लिखी हैं बस। बहुत बढ़िया, अपराजिता को बधाई। धन्यवाद उसने दादा। कम से कम कहीं एक ललक जगाई है कि हम भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया है। सबको सुना और देखा तो अब हमको भी मन हुआ लिखने का, तो अभी बस शुरुआत ही की है, एक कविता लिखी थी बस। और दादा सभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं अभी लिखना शुरू किया है, अभी पहली कविता है, अभी दूसरी कविता है, तो इसमें धोखे में ना रहिएगा। ये सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, चाहे 2 कविता लिखी हो या 4, सबने बहुत अच्छी लिखी है। और अंजू के बाद अपर्णा। नमस्ते दादा। और दादा हाँ, मुझे नमस्कार। मुझे कविता के बारे में बिल्कुल भी कहा जाए तो ज्ञान नहीं है। हालांकि हाँ, इसमें इंटरेस्ट है, मेरा रुचि है और सीखना चाहते हैं। अपराजिता के माध्यम से हमने भी एक बार कोशिश करी थी लिखने की, पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, ना ही मैं किसी विधा को जानती हूँ। अब सीखने की कोशिश है मेरी। बहुत बढ़िया है। शिखा जी हैं जुड़ी हुई, शिखा श्रीवास्तव। सभी को प्रणाम। खुश मैंने रहिए। कविताएं लिखनी शुरू की हैं और लेख पहले से लिखते आ रहे हैं, लेकिन कविताएं अभी अपराजिता ज्वाइन करने के बाद से ही लिखनी शुरू की है। क्या बात है, वाह। और इन्होंने अपनी पहली कविता में प्रथम पुरस्कार जीत लिया था, हम सबको हराकर। और अर्चना श्रीवास्तव जी। हाँ, मैंने भी जो है कविताएं फिलहाल तो कभी नहीं लिखी, बस अपराजिता से जुड़ने के बाद ही जो कुछ सीखा है अब कविता लिखना। और पहली कविता लिख करके भी मैंने अनुपमई से सही करवाई भी थी। बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने भी। अंजलि दी हमारी इसको थोड़ा सा समीक्षा सही पैनल भी पे कर हम दो, लोग को आशीर्वाद शब्दों देने का के लिए जो है, उपस्थित है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कविता। और बाकी जो है आपसे सीखेंगे। अंजलि दी 2 शब्द बोल दीजिए फिर आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। मनोज दादा, आपको मेरा सादर नमस्कार और मंच पर उपस्थित सभी कवित्रियों को और उभरती हुई कवित्रियों को भी मेरा बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। मैं कवि तो नहीं हूँ, बट मैंने 80 में हिंदी साहित्य में एमए किया था और मैं सरकारी सेवा में चली गई, फिर राजपत्रित पद से सेवानिवृत्त हुई। तो कभी कभी मन में कुछ आ जाता है तो लिख लेते हैं। कवि क्या है, जो आत्मा से निकले और लिख दीजिए वही कविता है, ऐसा हम मानते हैं। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि आपके सानिध्य में ये सब बहुत उभर के आ रहे हैं और आपका आशीर्वचन हमें लगता है इनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। और आप अपना आशीर्वाद दीजिए हम सबको, और जो नहीं भी लिख रहे हैं वो भी लिखना शुरू कर दें। इसी शुभकामना के साथ आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अनुपमा जी। जी आभा जी। अनुपमा जी, दादा आप आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी आप लोगों ने कुछ नाम लिया गजल का, जी। बात निकली गजल की और बात निकली शायरी की।
तो एक दो लाइनें कहता हूं कि कविता सदा निकलती है दिल की डायरी से, कविता सदा निकलती है दिल की डायरी से, और चार चांद लगते हैं उम्दा शायरी से। बहुत अच्छे, कविता बहुत अगर बढ़िया। आपके मन में है, मैं एक बार पंजाब के एक आयोजन में गया था तो वहां पर गजलों का बहुत चलन था। वहां बड़े बड़े दिग्गज थे, हमारे बशीर बद्र भाई थे, शैल चतुर्वेदी थे, वगैरह वगैरह। तो वहां बात हुई कि भाई कविता क्या है, तो मैंने जनता से पूछा कि भैया आप गजल गजल कर रहे हो, गजल के मतलब क्या होते हैं? तो सब दाहिने बाएं हो गए। हमने कहा हम आपको गजल के शाब्दिक अर्थ बताते हैं। गजल का शाब्दिक अर्थ है माशूक से बातचीत। वो माशूक नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकती है और ईश्वर भी हो सकता है। हमने अपनी पहली किताब में इसको परिभाषित किया था। एक और एग्जाम्पल है कि जब हिरण का वध होता था, उसको तीर लगता था, वो कराहता था, तो उसके गले से जो निकलती थी आवाज, उसे गजल कहते हैं। और हिरणी सी आंखों वाली कन्या को, महिला को गजाला नाम दिया जाता है उर्दू में, गजल से गजाला। हमने दो पंक्तियां वहां पढ़ी। कहता हूं कि जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, कहीं चोट लग जाए तो आंख में पानी आ जाता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। जिस्म की चोट से तो आंख सजल होती है, और रूह जब गम से कराहे तो गजल होती है। आहा, क्या बात, बहुत बढ़िया। और वहां का एक मजेदार प्रसंग और बता दूं आपको कि शैल चतुर्वेदी उस जमाने के नंबर 1 हास्य व्यंग के रचनाकार थे। उन्होंने आते ही एक सवाल खड़ा कर दिया कि भाई मैं सबसे पहले पढ़ूंगा और उसके बाद मुझे तो लुधियाना जाना है। अब शैल जी के बाद पढ़ने के लिए 12 लोगों में कोई तैयार नहीं था। तो संचालक महोदय ने हमसे कहा कि आपको पढ़ा दें। हमने कहा पढ़ा दीजिए। तो मैंने उनसे 1 मिनट, मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग वृत्तासुर का नाम जानते हैं? बोले नहीं। हमने कहा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में एक राक्षस हुआ था, उसका नाम था वृत्तासुर, और उसको मारने के लिए दधीच ऋषि की अस्थियों की जरूरत पड़ी थी। तो वो अस्थियां मांगी, उन्होंने दी, मतलब अपने प्राण दिए और उससे वज्र बना और राक्षस मारा। तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की। और मुझे मेरे मित्र ने कहा है कि मनोज जी आत्महत्या करने जा रहे हो शैल जी की बात पढ़ के, तो मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, बलि दे रहा हूं और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर जनता को समझ में आएगा तो कविता पढ़ूंगा, नहीं तो समझ लूंगा कि फ्लॉप। मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी कि हम दधीच के वंशज, हम दधीच के वंशज, अपनी बलि हमको स्वीकार, यदि संभव है इससे कुछ मानवता का उद्धार। और शैल जी ने उठ करके मेरे गले में माला पहनाई कि भाई आपको तो मेरे साथ शाम को लुधियाना चलना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और लुधियाना का मजेदार प्रसंग है, उन दिनों आतंकवाद चल रहा था, तो हम लोगों को एक ऑर्डर दिया गया था कि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पर आतंक के खिलाफ। तो मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी कि आतंकवाद ये कहता है डर का इतिहास लिखा जाए। क्या बात है, क्या बात। आतंकवाद ये कहता है डर का इतिहास लिखा जाए, इससे तो बेहतर है यारो मरकर इतिहास लिखा जाए। फिर उसके बाद 5 शेर
और हर शेर के बाद मैंने ये कहने का प्रयास किया था, कविता में सिर्फ यही चीज होनी चाहिए कि आप टू द पॉइंट क्या बोल रहे हैं। मैंने 5 शेर पढ़े और देखिएगा कि हर शेर में इस बात का जिक्र है कि इनके बाद क्यों पढ़ रहा हूं। सुनिएगा, पहला शेर है, जब कभी परछाई का कद आपके कद से बड़ा हो। अब परछाई क्या होती है? आगे पीछे चलो तो छोटी बड़ी हो जाती है, लेकिन नहीं, परछाई आपके बच्चे आपकी परछाई है, आपकी महत्वाकांक्षा आपकी परछाई है। कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी बच्चे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसका जवाब दिया मैंने कि जब कभी परछाई का कद आपके कद से बड़ा हो, आदमी को चाहिए जाकर अंधेरे में खड़ा हो। आहा, क्या बात। अंधेरे में गए, परछाई गायब। कि जब कभी कार्यशाला में सबसे पहली बात तो यही निकल कर आ रही है कि अच्छा कवि बनने के लिए सबसे पहले तो आपका ये जो मस्तक है ना, वो तो माता की कृपा है। यदि आपके पास हमको भी अपनी अम्मा से मिला है, तो हमारी अम्मा लिखती थी कविता। तो जब कभी परछाई का कद आपके कद से बड़ा हो, आदमी को चाहिए जाकर अंधेरे में खड़ा हो। और पान का बीड़ा सदा सम्मान का सूचक रहा है। पहले पान दिया जाता था दरबार में, कभी कभी पान में जहर डाल के दे देते थे कि इस आदमी को तो वहां दरबार में मना नहीं करेगा, पान खाएगा और मर जाएगा। कि जब कभी परछाई का कद आपके कद से बड़ा हो, आदमी को चाहिए जाकर अंधेरे में खड़ा हो। और पान का बीड़ा सदा सम्मान का सूचक रहा है, कर ग्रहण ये मान कर शायद जहर इसमें पड़ा हो। और कहता हूं कि नाग के से पाश का आभास तो देगा सदा ही, नाग के से पाश का आभास तो देगा सदा ही, वो दुशाला जो अनादर से मिला माणिक जड़ा हो। और हार तो उसकी विजय से भी कहीं ज्यादा सुखद है। मैंने शैल जी को समर्पित किया कि हार तो उसकी विजय से भी कहीं ज्यादा सुखद है, जो प्रबलतम शत्रु से सम्मान की खातिर लड़ा हो। और आखिरी शेर था कि कर्ण बनकर त्याग दे रक्षा कवच कुंडल अलौकिक, कर्ण बनकर त्याग दे रक्षा कवच कुंडल अलौकिक, जब स्वयं ही इंद्र बन याचक तेरे द्वारे खड़ा हो। जब कभी परछाई का कद आपके कद से बड़ा हो, आदमी को चाहिए जाकर। बहुत सुंदर। दादा एक बात यहाँ पर आ रही है कि जैसे जो कविताएं लिखी जाती है, इसमें देखा हमने कि जो इनका एंड है ना कविताओं का, जब आप क्लोज कर रहे हैं ना, राइमिंग होना चाहिए। मतलब देखिए, कविता लिखने के लिए तीसरी या दूसरी जो है वो मैच करती हुई होनी चाहिए उनका एंड। नहीं, कविता तो सिर्फ मैंने बताया कि अगर आपके अंदर लगन है कि हमें कविता, आप लोग मिलिए जहाँ जगह हो, सुनिए, सुनाइए, प्रोत्साहित कीजिए, कमियां मत बताइए। हाँ। कमियां बताएंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हतोत्साहित भी हो जाएगा कमियां बताने से। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। जी। कविता को सुनने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपस में मिले, सबने एक एक कविता सुनाई और बाद में उसके ऊपर डिस्कस करके बताया जा सकता है कि भाई यहाँ पर ये होना चाहिए था। वो भी किसी अच्छे से पूछना चाहिए। हमने वहां बशीर बदरी से एक शेर के बारे में पूछा था और उन्होंने हमको जवाब दिया कि भाई आपने इतना बढ़िया लिखा है कि आप टेक्निकल आदमी हैं और साहित्यिक लोग आपसे चिढ़ते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे लिख देते हैं। तो कविता तो अंदर से निकलती है। जी। दादा दोहा के बारे में कुछ, छंद में कैसे कविता लिखे, कुछ दोहा के बारे में बताएंगे? देखिए, दोहा, छंद, चौपाई, ये जैसे चौपाई और रुबाई जी ऑलमोस्ट एक उर्दू में है। हाँ। एक हिंदी में है। हमको आपकी बात पर 1965 याद आ गया। एक छंद हम पढ़ते थे हाई स्कूल में 65 में। हमारे एक टीचर थे DK मिश्रा जी, उन्होंने क्लास में सब बच्चों से कहा कि भैया
उदाहरण बताओ अनुप्रास अलंकार का, तो सारी क्लास ने बताया, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुशाय। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि गुरुजी हमने जो लिखा है वो सुनाए। तो कहने लगे कि लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, क्या लिखा है सुनाओ। तो सुनिएगा, अनुप्रास आप सब लोग जानते हैं और नहीं जानते तो बता देता हूँ, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है उसमें। जी, एक ही ध्यान वर्ड से की सुनिए, आवृत्ति कई बार हो, एक एक शब्द रिपीटिशन होता है। जैसे प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम्ही हो। प्राय प्राण प्रीत प्रेसी प्रीतमा प्रणयी पुण्य प्रकाश तुम्ही हो। अश्रु अधूरी आस अधर के गीतों का विश्वास तुम्ही हो। विरह विषाद वेदना वंदन बनकर छाई हो गीतों पर। काव्य कला करुणा की कलिका का कल्पित आकाश तुम्ही हो। अरे क्या बात है, क्या बात। हमारे गुरु जी ने ये कहा, बहुत ऊंचे, क्या बात है कि बेटा अगर कहीं से चुराया नहीं है तो तुमने लिखा है तो लाजवाब है, मैंने आज तक नहीं सुना। और एक रुबाई भी याद आ गई मुझे उस जमाने की, रुबाई क्या होती है? 1965। एक रुबाई देखें, रुबाई कहता क्या हूं होती कि है दादा, पहले बता दीजिए हम लोग को। है रुबाई क्या होती है? 4 पंक्तियां होती हैं, जैसे मुक्तक होता है जी। तीसरे में वजन होता है। अच्छा। पहला दूसरा और चौथे की एक तुकांत होती है। आप लोग तुकांत जानते हैं कि नहीं जानते? जी, जी, मेरे ख्याल से उतना सबको पता होगा, बता दे बाकी। हाँ, तुकांत पता है सभी को। तुकांत जो है, तुकांत बहुत जरूरी है कविता और शायरी के लिए। तुकांत का मतलब क्या है? एक दुखांत होता है, एक सुखांत होता है, एक तुकांत होता है। एक क्या होता है सर? एक दुखांत होता है, दुखांत मतलब जिसका अंत दुख से हो, जी जी, वो दुखांत। तीसरा जिसका अंत सुख से हो, हाँ, वो दुखांत। हाँ, और जिसमें रिदम मिले एक ही मीटर, उसको कहते हैं तुकांत। जी। तो देखिएगा, तो ख्यालों में न तुम आती तो मैं बदनाम क्यों होता। किसी राधा के सपनों का कोई घनश्याम क्यों होता। ख्यालों में न तुम आती तो मैं बदनाम क्यों होता। किसी राधा के सपनों का कोई घनश्याम क्यों होता। और ख्यालों में ही अपने हाथ में ले भाव का प्याला। अगर साकी न छलकाती उमर खयाम क्यों होता। तो उमर खयाम मशहूर है अपने रचनाओं के लिए। उसकी सोच साकी सागर मैं खाना, लेकिन भारतीय सोच में उसने उसको कन्वर्ट किया है, जिसमें इससे हट के इतर बहुत लोगों ने लिखा है। और जैसे उर्दू में एक होता है तरही मुशायरा, जो तरह होती है उसके ऊपर एक लाइन दे दी जाती है। अभी अभी हाल में मैंने देखा है, एक सज्जन ने एक गजल संग्रह के लिए एक वो मांगा है कि आप अपनी रचनाएं डालिए, भेजिए हमको, हम छापेंगे इसको। उन्होंने लिखा है तुम्हारा क्या है। अब इसके ऊपर लिखना है, अगर आप लोग लिख सके तो हम आपको उसका डिटेल दे देंगे, आप अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। जी बताइए। हमारा क्या है। एक मिनट, अब इसकी बहुत दुकान बन सकते हैं। आप उसका डिटेल भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हम भेज देंगे जी, हम भेज देंगे। दादा एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ। ये रुबाई और गजल में अंतर क्या है? रुबाई और गजल क्या एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग। गजल में अब ये क्राइटेरिया तोड़ दिया गया है। पहले 3, 5, 7 शेर होते थे। शेर का मतलब 2 लाइनें। 2 लाइनें। हाँ, और 2-2 लाइनों की अगर 3 चीजें हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ये गजल हो गई। अच्छा। और अब 14-14 शेर कहे जाते हैं एक एक गजल में। तो यही फर्क है गजल में
और इतर से हटके एक चीज होती है नज्म, जो हमारी अतुकांत कविता से है। अतुकांत कविता और नज्म, नज्म में तरह नहीं होती, लेकिन नज्म के अंदर एक पूरी बात कही जा सकती है जो अटैक करती है, जो बताती है कि हमने क्या लिखा है। तो इस पर आप सोचिए और इस पर मैं आपको भेजेंगे। दादा, नज्म और गजल में डिफरेंस है? क्या नज्म और गजल में अंतर है? किसमें? नज्म और गजल में क्या अंतर है? किसमें? नज्म 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 और गजल। नज्म और गजल बताया अभी मैंने आपको कि नज्म जो है उसमें आप सीक्वेंस में लिखते हैं, लेकिन कोई बहर नहीं होती, धार नहीं होती, उसमें एक बात कही जाती है। और गजल में जरूरी है कि आपकी हर गजल के शेर अलग अलग हों, लेकिन सबकी तुकांत एक हो। और 2 लाइन जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है। इसमें डर आ गया। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, और जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। अब आंख मूंदने का क्या मतलब होता है? 2 मतलब होते हैं। एक चले गए दुनिया से, और एक बेशर्म हो गए। अगर आदमी बेशर्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कहते रहो। तो अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, जिन्होंने मूंद ली आंखें उन्हें किस बात का डर है। वो बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का। बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का। किसी दम ये न ढह जाए, इसे बरसात का डर है। और जो सत्ता के नशे में, ये मैंने राजनीतिक लोगों को लिखी थी। एक सज्जन ने कहा कि नेताओं का क्या है, मंदिर गिरा दें, मस्जिद गिरा दें। हमने उस पर लिखा था कि बहुत कमजोर है आधार रिश्तों की इमारत का, किसी दम ये ढह जाए इसे। जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, मगर उनको यारों अपनी शहर और मात का डर है। जो सत्ता के नशे में हर किसी को चूर दिखते हैं, मगर उनको भी यारों अपनी शहर और मात का डर है। वो बड़ी मुश्किल से अपना जिनसे हम दामन बचा पाए, हमें तो यारों अपने सिर्फ उन हालात का डर है। और आखिरी शेर मैंने अपने लिए कहा था कि सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो। सदा सच बोलता है ये, इसे जल्दी जहर दे दो। हर एक युग में सियासत को महज सुकरात का डर है। अंधेरे को उजाले का, सुबह को रात का डर है, जिन्होंने मूंद दी आंखें उन्हीं की बात का डर। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या मुझे लग रहा है कि गजल और नज्म सबको समझ में आ गया होगा। तो क्या होमवर्क हम लोग ये ले लें एक गजल लिखने का आज? हमने आपको भी पहले अपराजिता बताया, 30 फरवरी बताया जी। और गजल भी लिखिए। एक टॉपिक कोई भी ले लीजिए। नहीं, आप डर ले लीजिए के लिए। एक काम कर सकते हैं, अपराजिता पे गजल लिख सकते हैं, 30 फरवरी पे गीत लिख सकते हैं। 30 फरवरी लिखिए। हाँ, दोनों में से किसी पे एक पे गजल, तो दोनों तीनों कंबाइन हो गया। 4 लाइनें बोले। कौन? हाँ श्वेता बताइए। देखिए तुरंत लिख दिया गया। दादा सुनिए, श्वेता सुना रही है। श्वेता सुना। बूंद बूंद से बनकर मैं सरिता बन जाऊं, बूंद बूंद से जुड़कर मैं सरिता बन जाऊं, न डरूं किसी भी शक्ति से अपराजिता बन जाऊं। क्या बात है। वर्ड वर्ड से बनकर मैं कविता बन जाऊं, वर्ड वर्ड से बनकर मैं कविता बन जाऊं, बहती रहूं कल कल मैं अपराजिता बन जाऊं, बहती रहूं मैं कल कल अपराजिता बन जाऊं। आप लोगों के लिए तो विचार संज्ञा कहते हैं जी। कि दिल से निकल रही है कविता।
अब इसको आधार बनाएं। दिल से निकल रही है कविता, अब इसको आधार बनाएं। गीत गजल जो भी लिख जाए उसको जन जन तक पहुंचाएं। और आज के दौर में जो चल रहा है, आपके देश में चल रहा है, जी। भारत के जनगण मन को भी भाती है आवाज हृदय की। दिल का है आह्वान तिरंगा, सकल विश्व को ये बतलाएं। तिरंगे पर लिखिए, क्या बात। ऑपरेशन सिंदूर पे लिखिए, जी जी, बहुत जो बढ़िया। आज के दौर में जरूरी है। ऑपरेशन दादा, ऑपरेशन सिंदूर पे मैंने कुछ लिखा था, हम पढ़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ, स्वागत बिल्कुल स्वागत। पढ़िए। दादा को भी तब थोड़ी देर रेस्ट मिल जाएगा, बहुत देर से बोल रहे हैं। जिसको भी सुनाना है तैयारी कर लो, 2 मिनट। ये ऑपरेशन सिंदूर और जो 22 अप्रैल को जो भी घटना घटी है हमारे देश में, उसके ऊपर ही मैंने लिखा था, और थोड़ा ये लय में है गीत की तरह। तो सुनिएगा दादा, सुनाइए। सरहदों के जो है प्रहरी, तूफानों से ना डरे, रक्त में डूबी जो घाटी, अश्रु आँखों से बहे। सरहदों के जो है प्रहरी, तूफानों से ना डरे, रक्त में डूबी जो घाटी, अश्रु आँखों से बहे। आतंक से हमें मुक्त कर दो, कह रहा है देश ये। मन में है प्रतिशोध अपने अनीक का उद्देश्य ये। आतंक से हमें मुक्त कर दो, कह रहा है देश ये। मन में है प्रतिशोध अपने अनीक का उद्देश्य ये। घाव गहरे हैं दिए हमें दुश्मनों के इरादों ने, रुदन से कांपी है जो धरती, आज है क्यों कौन ये। घाव गहरे हैं दिए हमें दुश्मनों के इरादों ने, रुदन से कांपी है जो धरती, आज है क्यों मौन ये। भूमि थी फूलों की जो कभी आज कांटे उग रहे, खुशबुओं की ये फजाएं, नफरतों की रेत ये। रक्त से डूबा हुआ अब माँ के माथे का तिलक, मर मिटे हैं कितने योद्धा आन बान और शान पर। अपने घरों में हम है सोते चैन और सुकून से, सीमा पे जागे हैं वो प्रहरी देश की सुरक्षा में। और अंतिम पंक्तियां दादा, सभी देशवासियों के लिए कि अपना भी तो फर्ज है ये, देश पर ही मर मिटे, सार्थक हो फिर ये जीवन, आभास कर्तव्य का रहे। अपना भी तो ये फर्ज है कि देश पर ही मर मिटे, सार्थक हो फिर ये जीवन, आभास कर्तव्य का रहे, आभास कर्तव्य का रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी रचना सुन के मुझे पंक्तियां याद आ गई, और कहता हूँ कि ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको वस और प्रचंड दे।
ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको हुआ स्वर प्रचंड दे, सुदृढ़ सबल सुजान बने हमको ऐसा मेरुदंड दे। और कोई कामना नहीं है माँ तेरे मानस पुत्रों की, एक साध है एक चाह माँ दे हमको भारत अखंड दे हमको भारत अखंड दे। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर और दादा। इसी पर ये जो जिस दिन ये कांड हुआ था पहलगाम वाला, उसी दिन 4 पंक्तियां मैंने भी लिखी थी, आज्ञा हो तो सुना दे। स्वागत है। कुछ पंक्तियां लिखी थी। एक युद्ध चल रहा निरंतर हम सबके मन में जीवन में, उस युद्ध में विजय कहाँ से लाऊं, बोल सखी कैसे जी पाऊं। देश ने तो सर्वधर्म संभाव को पाला था, फिर देश के भीतर धर्म पूछ कायर जैसा निर्दोषों को किसने मौत के घाट उतारा था। उन निर्मम पापियों को अभय दान कैसे दे पाऊं, बोल सखी चुप कैसे रह जाऊं। जहां बौद्ध गांधी के आदर्शों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, जहां आजादी के मतवालों ने बिना हथियार आताताइयों को खदेड़ भगाया था, उन पुत्रों की भूमि पर ये खून का खेल कैसे सह जाऊं, बोल सखी कैसे सहज रह पाऊं, बोल सखी कैसे सहज रह पाऊं। कंगन के मुंह को त्याग मैं क्यों ना तलवार उठाऊं, बोल सखी क्यों ना लड़ जाऊं, युद्ध के नए गीत सजाऊं। और इसी के बाद अनाउंसमेंट हुआ था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लीड 2 लेडीज कर रही है। मैंने जब कविता लिखी उसके जस्ट बाद मुझे ये, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि देश में जब महिलाओं को, अपराजिता का भी जैसे दायित्व है कि महिलाओं के जो भी उनके गुण हैं, रूप है, रंग है, उसको निखारें, उसको आगे लाएं। और ये सत्य है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में यदि महिलाओं को बराबरी पे नहीं लाया जाएगा तो वो देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अनुपमा जी, मैं भी इस पे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ बोलूं। हाँ बोलिए रश्मि, कुछ बोल रही है। कुछ दादा कहना चाह रहे हैं क्या? आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह लें, उसके बाद रश्मि जी बोलेंगे। हम ये आपको बता रहे हैं कि एक अगर अच्छी कविता हो जाए तो आदमी उस लाइमलाइट में आ जाता है जी। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं आपको। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी मुलाकात कैसे हुई? मुझसे मेरे मित्रों ने कहा कि आपकी जो दूसरी पुस्तक आई है उसमें कुछ रचनाएं अटल जी से प्रभावित हैं। हमने कहा हम अटल जी से पूछ लेते हैं। इत्तेफाक से एक कार्यक्रम में थे, हमें उन्होंने एक टेबल पे खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आदरणीय एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तो बोले सुनाइए। हमने जो कविता उन्हें सुनाई, पहली लाइन पढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। वो मुस्कुराए और बोले ये आपकी कविता है? मैंने कहा नहीं, ये आपकी कविता है। अब आप मेरी कविता सुनिए। फिर मैंने उनको कविता सुनाई। कहता हूं, मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूं। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर हूं। पार्थ के गांडीव की ध्वनि काल का संवेद स्वर हूं। मैं समय की इस शिला पर बोध का हस्ताक्षर, कि मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। मैं नियंता विश्व का त्रैलोक पर अधिकार मेरा। भू अनल जल तत्व मेरे, ये सकल संसार मेरा। और सामने नथ है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। सामने नथ है मेरे गिरिराज का स्वर्णिम शिखर भी। था मेरी पान पाया क्षीर सागर का भंवर भी। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। चतुर्वेद। उपनिषद मस्तिष्क मेरा, वेद है मेरी भुजाएं। दिव्य गीता ज्ञान सी चंगोर फैली हैं शिराएं। मैं त्रिनेत्री शेषशायी ब्रह्म हूँ, गुरु ज्ञान हूँ। सत्य शिव सुंजत सहत मनजत्व की पहचान। और रचना का दूसरा है कि मैं एक शून्य,
मैं अगम सिंधु, मैं नीलकंठ हूँ विश्वाई। मैं एक शून्य, मैं अगम सिंधु, मैं नीलकंठ हूँ विश्वाई। मेरे वेदों की अमर कीर्ति सारे त्रिलोक में लहराई। मैं स्वयं आदि, मैं स्वयं अंत, मेरे अधीन है काल चक्र। मैं स्वयं आदि, मैं स्वयं अंत, मेरे अधीन है काल चक्र। कंपित हो जाती सकल सृष्टि जब होती मेरी दृष्टि वक्र। और मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरे आदेशों पर चलता रुकता है ये दिनकर प्रचंड। मेरी एक साथ तर्जनी से हो जाते हिमगिरी खंड खंड। और मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधापात। मेरे ही मंथन से निकला है कालकूट और सुधापात। मैं चाहूं तो सारा कलरव कहलाएगा शमशान मात। मेरा परिचय शिव का त्रिनेत्र, मैं हूँ गीता का दिव्य ज्ञान। मेरा परिचय शिव का त्रिनेत्र, मैं हूँ गीता का दिव्य ज्ञान। जिसके प्रकाश से आलोकित है सारा भूमंडल महान। मैं अखिल विश्व सा हूँ विराट, या सरल सहज एक बिंदु हूँ। हाँ मेरा है जय घोष, यही मैं हिंदू हूँ मैं। और इसका फायदा हुआ कि अटल जी ने कहा कि जब आप लखनऊ में मैं आता हूं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। और मैं उनसे कई बार मिला। तो कविता आपको, ये कविता हमारी उसमें छप चुकी है किसी पत्रिका में, 5-6 दिन में छप चुकी है। मतलब ये है कि अगर आपकी कविता क्वालिटी की है, गुणात्मक है, तो और पसंद की जाती है तो आपको वो एक पहचान भी दिला सकती है। बिल्कुल वो मिलती एक कविता फिर आपकी पहचान बन जाती है। हाँ, उसके बाद आप बहुत कुछ लिखते हैं, उसके पहले भी बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन वो जो होती है ना आपकी एक कविता, आपकी पहचान जो दिलाती है, हाँ, उसकी आप बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ मंच पे अब कोई कुछ पूछना चाह रहा है किसी विषय, क्योंकि आज मैंने देखा ना हम लोगों ने कविता पे बात की, लेकिन जैसे कि एक पर्टिकुलर छंद या दोहे पर जैसे किसी को कुछ भी जानना है कि वो क्या होता है, कैसा होता है, तो वो एक एक प्रश्न पूछता जाए, कोई आप में से जो पूछना चाहे। अनुपमा जी, हाँ रश्मि जी दीदी, हाँ कुछ कहना बताइए चाहती हैं। जी। हाँ, हम कह रहे थे कि रश्मि जी कुछ कहना चाहती हैं। रश्मि हाँ सिंह। वो बोलेंगी, रश्मि जी के पास तो मंच ही है, प्रश्न आ जाए हमारे हाँ, पास। हाँ रश्मि जी बताइए। वही पहलगांव के ही समय में मैंने दोहे लिखे थे, तो वो थोड़े से दोहे आपको सुनाना चाह रही हूँ जो लिखे थे। नैनो में ज्वाला भड़के फड़के सारे अंग। नैनो में ज्वाला भड़के फड़के सारे अंग। सीमा पर प्रहरी सजग छिड़ती जब ये जंग। क्या बात है। गीतों में नारा लब पर एक हो जय जय हिंदुस्तान। नारा लब पर एक हो जय जय हिंदुस्तान। बनी रहे सिंदूर से भारत माँ की आन। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तोते उड़ते हाथ से पाक खड़ा चकराए। तोते उड़ते हाथ से पाक खड़ा चकराए। चूर चूर सपने किए छक्के दिए छुड़ाए। वाह। माटी में सारे मिले पापी को कर ढेर। अब प्रभु घर में अंधेर नहीं हो सकती है देर। गीतों में गुणगान हो गाओ ऐसे गान। गीतों में गुणगान हो गाओ ऐसे गान। सीमा पर लहरे ध्वजा जीते जंग जवान। क्या बात। ये उसी समय लिखा था मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। प्रश्न करना, बरखा जी कुछ कहना चाह रही है, जो हैंड रेस कर दे जिसको कुछ कहना है तो। जी, सभी लोग अपनी कविताएं सुना रहे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां सुना दूं। मैंने भी महायुद्ध जब शुरू हुआ तो मैंने भी कुछ कविता लिखी है। युद्ध की विभीषिकाएं पताकाएं फहरा गई हैं। युद्ध की विभीषिकाएं पताकाएं फहरा गई हैं। अब बिगुल बजा है, महायुद्ध शुरू हुआ। दुर्गा दुर्गति शामिनी योगिनियां तृप्त है। दुर्गा दुर्गति शमिनी योगिनियां तृप्त है। युद्ध का तांडव नृत्य, महायुद्ध शुरू हुआ। सोच है शोक है दुश्मनों की भीड़ में। सोच है शोक है दुश्मनों की भीड़ में। गिद्धों का आमंत्रण है, महायुद्ध शुरू हुआ।
अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सामने डटे हुए, अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सामने डटे हुए, योगिनियों का नृत्य है, महायुद्ध शुरू हुआ। रक्त वमन रक्त शमन नदियों का शोर है, रक्त वमन रक्त शमन नदियों का शोर है, और मिट्टी हुई लाशों से महायुद्ध शुरू हुआ। आकाश और धरती में धूम चहुं ओर है, धूम मतलब धुआं, आकाश और मिट्टी में धूम चहुं ओर है, खंड खंड परिसर में महायुद्ध शुरू हुआ। और कौन मिटा कौन बचा, कौन मिटा कौन बचा, मुर्दा सब और है, इंसानियत खत्म हुई, महायुद्ध शुरू हुआ। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। अभी जैसे एक बात मैंने अभी खुल के कही, खुल के ये कही कि पृथ्वीराज चौहान का नाम जानते हैं आप लोग? कौन नहीं जानता दादा? कौन नहीं जानता? लेकिन पृथ्वीराज चौहान कैसे हुए ये कितने लोग जानते हैं? अपने साथी के कारण हुए, चंद बरदाई। करेक्ट। वो ना वो होते तो फिर हम उसकी बात ही नहीं करते। अभी हमने इस पर लिखा है। दादा पृथ्वीराज चौहान हमारे वंशज हैं। अरे वाह, क्या बात। मतलब बीसल देव चौहान उनके जो चचेरे भाई वो हमारे वंशज हैं। मतलब तुम उनके वंशज हो? ये हम लोग मतलब मायके पक्ष से बरखा सिंह चौहान है, यहाँ पर जो है बस सिंह है। अच्छा। हमने अपनी बात इस तरीके से कही थी कि अस्तित्व न होता मानव का, यदि होता ये दिनमान नहीं। दिनमान माने सूरज। अगर सूरज नहीं है तो धरती पर लाइफ नहीं होगी। जी। अस्तित्व न होता मानव का, यदि होता ये दिनमान नहीं, और साहित्य न होता जीवन में तो संभव था उत्थान नहीं। और कविता के माध्यम से कवि ने सुल्तान बताया राजा को, और चंद्र बरदाई न होता तो होता पृथ्वी चौहान नहीं। बिल्कुल सही। वो एक व्यक्ति जो होता है, जो पर्दे के पीछे होता है, हाँ, उसको बस ध्यान वो दीजिए कि जिसने दूसरे महान बनाया, जिसने इस पूरी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे कई सारे जो महान व्यक्ति हुए हैं, उनके पीछे जी दादा, बहुत सारे लोगों का आला और उदल जो लिखा गया है, आला और उदल जिन्होंने भी लिखा है, जगनिक ने लिखा है जिसने भी, तो मतलब उन्होंने जितना भी, उन्होंने बहुत ज्यादा उनको अतिशयोक्ति दे करके उनका विस्तारवाद किया है। मगर आला और उदल भी बहुत महान शक्तिशाली रहे होंगे सेनापति में। तो उनके जो वही तो उनके जो कवि रहे होंगे, उन्होंने क्या मतलब बहुत अच्छा लिखा है जिन्होंने भी लिखा है। तो उनकी हम इतिहास में जो भी है ये हम लोग उनके माध्यम से जान सकते हैं, कवियों के माध्यम से, राजाओं को। बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहेगा, जोड़ना चाहेगा इसमें, या कुछ नया, या कोई प्रश्न? सभी लोग बोलिए। निवेदिता जी कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं, मैं सबको सुन रही हूँ, बस सुनने में ज्यादा यार। और आप सुनिए नहीं, आप बताइए, क्योंकि आपका पता है मुझे कि बहुत आप गुणी कवि भी हैं, कवित्री हैं, और बहुत अच्छा लिखती हैं दादा। ये विभिन्न विधाओं पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। और आप अपराजिता की सबसे नई सदस्य हैं, मतलब अभी तक हम जितने हैं सबसे रिसेंट ज्वाइनिंग आपकी है। मैं आप सबकी जूनियर हूँ, तो आप सब मेरे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। उसी को कार्यक्रम का आरंभ, इसीलिए मैंने इसी पर कहा। और जो जिंदगी भर कनिष्ठ बना रहे, वो वरिष्ठ कभी न कभी हो ही जाता, सीख वही वरिष्ठ है। आज के समाज ने जिसने अपने को कनिष्ठ स्वीकार कर लिया, वही वरिष्ठ है। मैं तो हमेशा प्ले ग्रुप में रहती हूँ, मैं ये मान के चलती हूँ। निवेदिता जी कुछ कहेंगी आप? हाँ, जो साइली छंद मैंने कहा था वो मेरे सामने, मैं उसकी ही बस बात कर लेती हूँ। इसकी विशेषता 2 शब्दों में बता के। हाँ, वही मैं बता रही, क्योंकि वो कुछ लोगों ने जिज्ञासा की कि नहीं पता है। तो हम लोग हाइकू में वर्ण गिनते हैं और साइली छंद में शब्द गिनते हैं। साइली छंद में ये भी 5 पंक्तियों का होता है। पहली पंक्ति में 1 शब्द होता है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 2, पांचवी में 1। रिपीट करिए निवेदिता जी। साइली में पहली में 1 शब्द होता है जी, दूसरी पंक्ति में 2 शब्द होते हैं, तीसरी पंक्ति में 3 शब्द होते हैं। अरे वाह। हाँ, और चौथी पंक्ति में 2 शब्द होते हैं। क्या? पांचवी पंक्ति में फिर 1 शब्द होता है। ठीक, इसमें 1 शब्द में वर्ण कितने हो इसकी बाध्यता नहीं होती है।
और इसमें जो सबसे बड़ा नियम है कि आप इसको ऊपर से पढ़िए या नीचे से पढ़िए, दोनों में सार्थक आना चाहिए। अच्छा, ये इसका मूल है। जैसे हमने एक लिखा है, मैं आपके सामने वही पढ़ना चाहती हूँ। मतलब ऊपर जैसे डालडा, एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि दोनों तरफ से सेम आ रहा है, मलयालम सेम। तो इसमें भी हमारा वो सार्थक अर्थ पूरा ऊपर से नीचे तक में। हमारी 5 पंक्तियों की है, तो मैं अलग अलग पंक्ति बोली। पहली पंक्ति है 5 पंक्तियों की रचना साइली। तो पहली पंक्ति में है बूंदे, बूंदे, ड्रॉप्स, बूंदे। दूसरी पंक्ति है बरस रही, 2 शब्द। जी जी। तीसरी पंक्ति है उलझ रहा मन। वाह। ठीक। फिर हम चौथी पंक्ति में आ जाते हैं। चौथी पंक्ति है गहरी रात, 2 शब्द हैं। और 5वीं पंक्ति में है अलसाई। क्या बात। बूंदे, इसको देखिए, पढ़ लिया इसको। हाँ, बूंदे बरस रही, उलझ रहा मन, गहरी रात, अलसाई। अलसाई, गहरी रात, उलझ रहा मन, बरस रही बूंदे। ये इस तरह से। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। इस छंद की ये खासियत है। और इसका एक और देखिए है, मन अनमना है। अच्छा। मन अनमना है, कुछ तो होगी, बात कही तुमने। जी, रिश्तों को भी नहीं, मन अनमना है, कुछ तो होगी, बात कही तुमने। अच्छा। अब उल्टा पढ़ते हैं, तुमने बात कही, कुछ तो होगी, अनमना है मन। दोनों तरफ से सार्थक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये साइली छंद की ये खासियत है। और आज के मौसम की गर्मियों का एक साइली छंद का उदाहरण देखिए। जी जी। पानी रखा था एक बर्तन में, जी, नहा रही चिड़िया। चिड़िया नहा रही, एक बर्तन में रखा था पानी। क्या बात। ये इसका साइली की ये खासियत। बहुत बढ़िया। कल आज के होमवर्क में एक ये भी ऐड कर लेते कि सब लोग उसमें कल लिख के आएंगे कोई भी एक टॉपिक अपने मन से ही। एक साइली और एक गीत या गजल अपराजिता, ठीक है। और 30 फरवरी जो लेना चाहे, 2 में से 30 फरवरी या अपराजिता में से एक गीत गजल जो आप लिखना चाहे, और एक साइली। अपराजिता फिर एक हाइकू। अनुपमा जी। हाँ जी। अनुपमा जी, मैंने एक छोटी सी शायरी लिखी थी। मनोज दादा ने बीच में एक ब्रेक लिया था गिलास पानी का। जी जी। तो जी वो जो पी गए पानी गिलास से, वो जो पी गए पानी गिलास से, 1 मिनट बस ऐसे ही बीत गया। अरे क्या बात है वर्षा, क्या बात है। अपराजिता पर एक हाइकू लिखा है, वो अभी लिखा मैंने। हाइकू का भी जरा टेक्निक सबको बता दीजिए। वैसे पता है मोस्टली, लेकिन जिनको नहीं पता चल जाए। एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी जी। साहित्य में सब कुछ अच्छा नहीं है। जी पता है। हमने अपनी बात अपनी तरीके से कही। जी जी। देखिए, साहित्य में भी अब घोटाला हो गया। देखिए, साहित्य में भी अब घोटाला हो गया और हो गए कौवे धवल और हंस काला हो गया। बहुत सही। देखिए, साहित्य में भी अब घोटाला हो गया, हो गए कौवे धवल और हंस काला हो गया। और चंद गजलें जिसने कह ली, बन गया गालिब वही। चंद गजलें जिसने कह ली, बन गया गालिब वही। और जिसने बेसर पैर लिखा, खुद निराला हो गया। क्या बात है। खुद निराला हो गया। मुझसे मेरे एक मित्र ने मेरी एक कविता पर कमेंट किया, अरे भाई वो जो मैंने आपको अटल जी वाली सुनाई कि आपका क्या है, आप तो मंच पे जाते हो, हिंदू हिंदू कर देते हो, तालियां बजने लगती हैं। तो मैंने कहा आप भी करो, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो। लेकिन फिर मैंने सोचा और एक रचना अपने मित्रों के लिए दी, आपको भी पहुंचाता हूं, देखिएगा।
कि मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। जी। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। अपने यश का आलोक व्रत सारे जग को दिखला जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। क्या बात, क्या बात। कि यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी। यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी, और नन्ही सी कुटिया के सम्मुख कर दो अपनी प्राचीर खड़ी। इस तरह जगत में जीने का अपना पुरुषार्थ दिखा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। कि यदि बनकर रबर जिए जीवन कागज मैला हो जाएगा। जब आप रबर से कुछ मिटाते हैं तो मिटता नहीं है, निशान रह जाता है। जी जी। यदि बनकर रबर जिए जीवन कागज मैला हो जाएगा। हर काला धब्बा गर्वान्वित होकर अस्तित्व जताएगा। तो मत मैली चादर बनो, सफेदी का सम्मान बचा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। और आखिरी है, कहता हूँ कि ये जीवन एक तपस्या है, धन वैभव साथ नहीं जाता। ये जीवन एक तपस्या है, धन वैभव साथ नहीं जाता। धर्म कर्म का चंदन ही है सारे जग को महकाता। तो बनकर चंदन वन जियो, सुरभि से सारा जग महका जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूँ, तुम सूरज बनकर छा जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जी धन्यवाद दादा। 4 बज गए हैं मेरा ख्याल है। जी 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 दादा, आप लेफ्ट कर जाइए, थोड़ा सा डिस्कस करना है हमें बस। एक हाइकू पे बस डिस्कशन हो रहा है, वो लास्ट है। हाइकू बता रही थी निवेदिता जी, मैं चाहूंगी हाइकू का थोड़ा सा वो वर्ण विन्यास बता दें और उसके बाद हाइकू एक बता दें। तो हाइकू भी 3 पंक्तियों की रचना है, कही जाती है जापानी, लेकिन ये हमारी अपने भारत की ही विधा है। ये पूर्व काल में हमारे भारत में ही लिखी जाती थी, लेकिन भारत में ये लुप्त हो गई है। ये 5 7 5 वर्णों की है, साइली शब्दों की रचना है। उसमें हम शब्द गिनते हैं और इसमें हाइकू में हम वर्ण गिनते हैं, और आधे अक्षर नहीं गिनते, आधे वर्ण जो होते हैं वो नहीं गिनते हैं। जैसे स्वाद में हम 2 गिनेंगे, 3 नहीं आएंगे, आधा स नहीं गिनते हैं। और पहली पंक्ति में 5 वर्ण की होनी चाहिए, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण की, तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण की। और इसमें कोई पंक्ति ये नहीं होनी चाहिए कि एक हमने वाक्य लिखा, वाक्य को हम तोड़ दिए कि 5 वर्ण यहाँ आ गए तो हम तोड़ के दूसरे में चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये तीनों पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हुए भी अलग होनी चाहिए। हर पंक्ति का अपने आप में एक अर्थ होना चाहिए, ये इसकी सबसे मूल चीज है। और इसमें अगर हम तुकांत भी रख लें तो बहुत खूबसूरत बनता है। मुश्किल होता है कम वर्णों में लिखना, लेकिन अगर तुकांत भी ले आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। बहुत आसान विधा है, इसको तो आप लोग कर लीजिएगा। और अभी मैंने दादा ने बोला तो अपराजिता पे एक हाइकू अभी तुरंत लिखा था कि भारत की स्त्री, पहली पंक्ति, भारत की स्त्री निखर कर बनी अपराजिता। सिंपल से, बहुत आसान। आपने तो कल वाला होमवर्क आज ही हो गया। अब इसको जैसे मैंने एक हाइकू लिखा है, इसमें भी अगर हम कई हाइकू लिखते जाएं इस भाव पे और तुकांत मिला के, तो हमारा ये हाइकू गीत भी हो जाता है। हाइकू गीत भी बन जाएगा ये। तो और हाइकू और हाइगू कैसे रिलेटेड है वो भी बता दीजिए। हाइकू हमारे इसमें वर्ण पे जा रहा है, और जो हाइगा लिखते हैं, हाइगा जो है चित्र पर लिखा जाता है, उसकी भी लिखने की विधा यही है, 5 7 5 होता है, लेकिन वो एक चित्र लेके उस चित्र पर लिखा जाता है, उस चित्र को वो व्याख्यायित करे। इसको भी हम हाइकू और हाइकू को बहुत अलग नहीं कर सकते, इसको हम क्लोज कजन कह सकते हैं कि बहुत पास पास वाली विधाएं हैं, लेकिन वही कि हर एक अपने में अलग है। तो इसको दोनों में सिर्फ ये अंतर है, बाकी विशेष और कोई जी नहीं। जी दादा कुछ कहेंगी, अब क्लोज करेंगी रश्मि जी अपने स्टेटमेंट के साथ। आपके तो बहुत सारे अनुभवों से हम लोगों ने लाभ उठा लिया आज, और
बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। निवेदिता जी ने जहाँ तकनीकी रूप से कुछ चीजें बताई, आपने अपने जीवन के अनुभवों से हमें पूरे काव्य जगत की सैर करा दी और बहुत कुछ सिखाया। तो रश्मि जी कुछ कहेंगी? आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा सभी से, एक दूसरे से। इसके लिए पूरे मंच का बहुत बहुत आभार। कल हम लोग सोचते हैं कि माहिया विधा भी होती है, एक छोटी सी विधा होती है माहिया, उस पर और दोहे, ये जैसे अभी दादा ने कहा था कि गजल, तो गजल उर्दू का शब्द है और उर्दू का पैटर्न है, और गीतिका जो है वो हिंदी का रूप है। अगर हम गजल लिखते हैं तो उसमें उर्दू वाले शब्द यूज करते हैं, और अगर गीतिका लिखते हैं तो वो हिंदी के शब्द उसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने का तरीका या तुक्कान वो सब कुछ वैसे ही एक ही होता है। तो हम उर्दू में उसको गजल बोलते हैं और हिंदी में उसको गीतिका बोलते हैं। तो अगर इस पर कुछ आप लोग समझना चाहेंगे या दोहों पे कुछ जानना चाहेंगे या माहिया पर, हाईक्यू पर, और छड़िका भी बहुत छोटी सी विधा है जो कि एक क्षण में कुछ लाइनों में आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो जो भी कुछ सीखना चाहेंगे कल आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, और नई चीजें सीखने को मिलेंगी तीनों दिन आपको। आप सबका एक दूसरे का ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद दादा आपका पुनः। एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपने जो नाम लिए उसमें एक नाम छूट गया है, वो है तेवरी। क्या दादा? तेवरी नहीं सुना हमने कभी। गीतिका, गजल, हाँ। तेवरी भी एक विधा है जो इस देश में कुछ लोगों के पास है। जैसे एक हमारे मित्र हैं दर्शन बेजे, वो लिखते हैं, अब भी तेवरी कहते हैं। तेवरी, अच्छा। अगली कक्षा में आपसे उस विषय पे भी बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। अनुपमा जी, होमवर्क क्या है? कुछ नहीं है। होमवर्क आपको अपराजिता या 30 फरवरी विषय पे गीत या गजल, ठीक। और दूसरा एक आपको लिखना है साइली, और यदि संभव हो तो एक आपको लिखना है हाइकू। एक हाइकू के बारे में एक बार निवेदिता जी एक बार और समझा दीजिए। जैसे ये आपने बताया था, एक हाइकू का एग्जांपल दिया था, भारत की स्त्री निखर कर बनी अपराजिता। हाँ, पहले तो इसमें भारत की स्त्री आधा सा उन्होंने कहा था कि नहीं काउंट होता है, तो भारत एक होगा 5 वर्ण, ठीक। दूसरा है निखर कर बनी, तो 7 होने चाहिए वर्ण, 7 हुए, 5, ठीक। उसके बाद फिर 5 होते हैं, तो 5 है। अच्छा, ये हाईली, साइली और हाइकू इसमें फिक्स है कि इतना ही होगा, इतनी ही? हाँ, इतने ही रहने चाहिए, यही इसकी आर्ट है। अच्छा, एक है, और उसमें क्या है देखो, साइली में क्या है, उसमें शब्द है ना, जैसे एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, फिर 2, फिर 1, और ऐसे कि नीचे से भी वही पढ़ा जाए, जो मतलब नीचे से भी मीनिंग निकले, वो डिफरेंट हो सकता है, मीनिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन नीचे से पढ़ने में भी वो एक साइली बने और ऊपर से भी साइली आ जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अब विदा लेते हैं फिर। वो सब लोग चलो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। इस ऐसे टॉपिक, ऐसा वर्कशॉप होनी चाहिए जो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली और सुनाने को भी मिली, क्योंकि बहुत कम कवियों की एक वो भी होता है कि बहुत कम सुनने वाले मिलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और दादा आप लिखते भी रहो तो सुनाते भी रहो, यहाँ जिसको मौका मिला उसने ही सुना दिया। जी, सारी एक चीज पूछना चाहूंगी, कल काव्य की है कि कल गद्य है? कल काव्य और गद्य दोनों हो सकते हैं। आरंभ काव्य से ही करेंगे, काव्य में अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है, मुझे लग रहा है काव्य पर ही चले। कल हमारे साथ निवेदिता श्री आ रही है, तो वो शायद काव्य पे ही बात करेंगे, ऐसा उनको पहले। वो तो माहिया विशेषज्ञ हैं। हाँ, तो माहिया पे ही बात होगी कल। रश्मि जी ने बोला तो माहिया पे। रश्मि जी, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, तो काव्य उनको बता दीजिएगा फोकस पर। ठीक है, ठीक। चले फिर, प्रणाम दा। खुश रहिए। जी दा।